नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज यानी 18 दिसंबर का न्यूज डे शुरू हुआ एक सूचना से, सूचना जो इस बुलेटिन के लिखे जाने तक अपुष्ट है। खबर ये कि गैंगस्टर, डॉन, ड्रग्स का सरगना और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, इससे किसी ने जहर दे दिया पाकिस्तान में और वो कराची के एक अस्पताल में भर्ती भी है। अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस फ्लोर पर वो भर्ती है वहाँ घर वालों, अधिकारियों और डॉक्टर्स के अलावा और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जानकारी का इतना बड़ा पुलंदा कितना सच है, कितना फसाना है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा छोड़ा गया शिगुफा भरी है क्या ये, इसकी पड़ताल हम आज के दी ललन टॉप शो में करेंगे। वैसे ऐसे इनपुट्स भी हैं कि ये जानकारी गलत थी कि दाऊद को जहर दिया गया, तो फिर ये सवाल उठता है कि ये बात उड़ाई ही क्यों गई थी। साथ ही जानेंगे कि दाऊद और उसके सिंडिकेट को करीब से देखने वाले जानकार क्या कहते हैं। दाऊद का पकड़ा जाना भारत और भारत की एजेंसीज के लिए कितना ज़रूरी है, दाऊद की कहानी क्या है, वो आज भी लगातार कैसे पैसे कमा ले रहा है और उससे अब से पहले कभी मारने की कोशिश भी हुई थी क्या, और वो कोशिशें कैसे फेल हुई, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे दी ललन टॉप शो की बड़ी खबर में। दाऊद से पहले बात करेंगे देश की संसद की, वैसे जहां आज कुल 78 सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित किया गया। लोकसभा से 33, राज्यसभा से 45, ये सभी सांसद विपक्ष के हैं। बीते हफ्ते निलंबित हुए सांसदों को मिला दें तो टोटल संख्या हो जाती है 92। क्यों हुआ ये निष्कासन, संसद के अंदर क्या हाल था और सांसदों का क्या कहना है, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं दिन के ज़रूरी अपडेट्स। पहला अपडेट है वाराणसी से। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया। आज 18 दिसंबर को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। बताया जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट 1,500 से ज़्यादा पन्नों की है, जिसके पेश होते ही कई आपत्तियां भी सामने आई हैं, क्योंकि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा की गई है। इसे कोर्ट में सबमिट करने से पहले मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने कोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें मांग की गई थी कि सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश हो और बिना हलफनामे के किसी को भी सार्वजनिक करने की इजाज़त न दी जाए। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से ये एप्लीकेशन दिया गया कि साहब इसमें कॉपी पार्टीज ऑफ द सूट को प्रोवाइड जरूर किया जाए, लेकिन ये उनसे एफिडेविट के जरिए अंडरटेकिंग लेते हुए कि ये जब तक इस ASI रिपोर्ट का डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक इसको मीडिया या अन्य में किसी प्रकार लीक न किया जाए, क्योंकि इससे जो है समाज में जो है मीडिया के गलत रिपोर्टिंग से जो है अवेयरनेस फैलने की संभावना। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ही पेश हुई। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील रिपोर्ट पर आपत्ति जता दी। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया है। क्यों, आप उन्हीं से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जो चीज छुपाने वाली नहीं है उसको छुपाने का मतलब क्या है। जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, आप कहते हैं कोर्ट का ये जो ऑर्डर है ये किसी को नहीं बताया जाएगा। क्या आपने इस तरह का कभी कोई बात सुनी है? कोर्ट में जो चीजें फाइल होती हैं, एप्लीकेशन फाइल होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, जब तक वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग ना हो तब तक वो सारी बातों पे बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के केस में यही जजमेंट दिया है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और उसके वायलेशन में आज रिपोर्ट सील कवर में फाइल की जा रही है। अब जब जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में रिपोर्ट दाखिल की गई, उस वक्त कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन सहित सभी पक्ष मौजूद थे। कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक के वरिष्ठ संवाददाता कुमार अभिषेक से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 पन्ने का ये रिपोर्ट है और ये 4 खंडों में, 4 वॉल्यूम में इसे दिया गया है। ये पूरी तरीके से कपड़े के कह सकते हैं कि उसमें सील किया हुआ रिपोर्ट है, सील की हुई रिपोर्ट है, और 21 दिसंबर तक इस रिपोर्ट पर कोई भी बात नहीं होगी। आज जब ये रिपोर्ट पेश किया जाना था, ठीक उसके कुछ देर पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया और उसमें ये कहा गया कि इस रिपोर्ट को लीक नहीं होने दिया जाए, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य फैल सकता है। और जब थोड़ी देर के बाद जब वो रिपोर्ट पेश हुई तो इस पर आज बहस भी हुई कि क्या इस रिपोर्ट को जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं, उन्हें दिया जाए या नहीं दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वादी को दिया तो जरूर जा सकता है, लेकिन इस हलफनामे के साथ कि उनके पास से ये रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए,
इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने आपत्ति उठाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग का हवाला दिया और ये कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रिपोर्ट एक बार जब अदालत में पेश हो जाएगी उसके बाद इस पर किसी तरीके का कोई इस पर रोक लगाया जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और 21 तारीख को अगली सुनवाई की डेट रख दी गई है और अगली सुनवाई में ये तय होगा कि क्या ये जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक हो सकती है या फिर नहीं। आज 21 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ एएसआई रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाएगी। अब कुछ इस केस से जुड़े इतिहास की बात भी हो जाए। सबसे पहले बताएंगे कि कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया क्यों था। यह आदेश उन हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद आया जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग की थी, नियमित पूजा की। मस्जिद परिसर में पूजा अब भी होती है लेकिन साल में बस एक दिन वासंतिक चतुर्थी के रोज। याचिका में नियमित पूजा की अनुमति मांगी गई थी। सर्वे का आदेश देते वक्त कोर्ट ने कहा था सर्वे के दौरान नमाज पर कोई रोक नहीं होगी और ज्ञानवापी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने मस्जिद के 3 गुंबदों के नीचे एएसआई को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे करने को कहा था। कोर्ट ने ज़रूरत पड़ने पर खुदाई की अनुमति भी दी थी। एएसआई डायरेक्टर को निर्देश दिया गया था कि पता लगाएं कि मौजूदा ढांचा किसी हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे को तोड़कर तो नहीं बनाया गया। साथ ही मस्जिद परिसर में जितने भी आर्टिफैक्ट्स यानी पुरानी कलाकृतियाँ मिलें तो उनकी लिस्ट भी बनाई जानी थी। इन कलाकृतियों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जानी थी और कार्बन डेटिंग भी करनी थी ताकि ढांचे की उम्र का पता लगे। कोर्ट ने सर्वे की वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा था। इसके बाद आई 24 जुलाई की तारीख। कोर्ट के आदेश के बाद इस दिन एएसआई के 30 लोगों का एक दल सर्वे करने के लिए पहुंचा। एएसआई ने 4 अलग अलग टीम्स बनाई थी। चारों टीमों ने मस्जिद में अलग अलग जगह पर सर्वे शुरू किया। एक टीम पश्चिमी दीवार के पास लगाई गई, एक टीम गुंबदों के लिए लगाई गई, एक टीम मस्जिद के चबूतरे पर लगाई गई और एक टीम पूरे परिसर के सर्वे में लगी। इस बीच सर्वे का काम रोका भी गया। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से 1 हफ्ते तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि एएसआई ने खुदाई भी शुरू कर दी है। इस मामले पर सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। मामले पर कोई टिप्पणी न करते हुए आला अदालत ने कहा कि पक्षकारों को ऊपरी अदालत से राहत मांगने का समय मिलना चाहिए। ये कहते हुए कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने के लिए 26 जुलाई तक का समय दे दिया। उसके बाद 3 अगस्त को आए फैसले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी। ये था अपडेट। अब चलते हैं संसद पर। 18 दिसंबर को जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक और उसके बाद 13 सांसदों के निष्कासन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी है। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था। सांसदों के निलंबन का मामला अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हो गए निष्कासन। लोकसभा से सस्पेंड हुए 33 विपक्षी सांसद। कौन कौन से सांसद हैं? पहले सांसद तो अधीर रंजन चौधरी हैं जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा जो सांसद निलंबित हुए उनकी सूची आपको स्क्रीन पर अब नजर आ रही है। कांग्रेस के अलावा डीएमके के सांसद में निलंबित हुए हैं। ए राजा का नाम है, दयानिधि मारन का नाम है। बाकी सांसदों का नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बैनर्जी, अरूपा पोद्दार और अन्य सांसद निलंबित हुए हैं। लोकसभा से निष्कासन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो राज्यसभा भी पहुंचा। कुल 45 सांसद निकाले गए। प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, आमी याग्निक समेत 45 सांसदों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसके बाद आई प्रतिक्रियाएं, दोनों पक्षों की ओर की प्रतिक्रियाएं। सुनिए नेताओं ने कहा क्या क्या। 4 लोग सदन के भीतर कूद जाते हैं, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद रहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है सरकार से पूछने का कि किस तरह की सुरक्षा की चूक हुई, आगे हम कितने सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर जवाब दे। ये अधिकार अब विपक्ष से हमें लगता है मास लेवल पे जो पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया गया है, यही उदाहरण एग्जाम्पल दिया है भाजपा सरकार ने कि आज के बाद से विपक्ष किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकता है। कुल 92 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिला दे तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी, जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे, और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये तो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ। वो उनके बारे में जिसके पास से आए हैं, जिसका साइन है, जिसका प्रूफ है, उसके लिए कुछ नहीं। क्या प्रूफ करेंगे उसके पीछे पड़े हैं। जो प्रूफ हो गया उसका बोलो। हम लोग का एमपीज को सस्पेंड कर दिया 1 सेकंड में, हम लोग को एक्सपेल कर दिया 1 सेकंड में, और इसके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यही है हाँ इन्वेस्टिगेट, अच्छा इन्वेस्टिगेट जो भी होगा। अभी जो उसका नाम है उसको क्या करोगे, उसका कुछ नाम ही नहीं आ रहे। उसके लिए इतने लोगों को सस्पेंड किया है, चलो ये हिस्ट्री बना दिया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रिफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। ये हो गई संसद की बात। अब चलते हैं कराची। दाऊद इब्राहिम कासकर, 67 साल की उम्र है इसकी, आतंकवादी है, माफिया है, डॉन है, सरगना है, गुंडा है, बदमाश है, कातिल, ऐसी जो भी उपमाएं आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हैं इस व्यक्ति के नाम के साथ। हजारों लोगों का कातिल है ये। इसके बारे में ही खबरें आई हैं कि अनजान लोगों ने जहर दे दिया इसे, और वो गंभीर हालत में पाकिस्तान के कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। इंडिया टुडे में छपी दिवेश सिंह और दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस अस्पताल में दाऊद भर्ती था या है, उस अस्पताल को दाऊद के गैंग ने छावनी में तब्दील कर दिया। जिस फ्लोर पर दाऊद का इलाज चल रहा है, उस फ्लोर पर बस दाऊद के परिवार के चुनिंदा लोगों, अस्पतालों में काम करने वाले लोगों और कुछ शीर्ष अधिकारियों को ही जाने की अनुमति है। इस पूरी खबर में एक और जानकारी नथी की गई है कि दाऊद की जहर खुरानी के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया गया। इस बात को और ज़्यादा बल मिला है पाकिस्तान की एक पत्रकार और यूट्यूबर आरजू काज़मी के एक वीडियो से। 17 दिसंबर को अपलोड किए गए इस वीडियो में आरजू काज़मी कहती सुनी जा सकती हैं कि पाकिस्तान में इस खबर के बारे में जो भी कुछ लिख सकता है, कह सकता है, बोल सकता है, ऐसे सारे माध्यमों को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी खबरों के मुताबिक एक यूज़र ने रात 8 बजे के बाद लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी आने की सूचना दी थी। यूज़र्स ने इंटरनेट सर्विस स्लो होने की भी शिकायत की थी। खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व वित्त मंत्री और पीटीआई नेता तैमूर झागड़ा ने भी ऑनलाइन रैली के बीच इंटरनेट के ना चलने पर सवाल उठाए। हालांकि इस बारे में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण यानी पीटीए ने कोई जवाब दिया नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ ने भी ये खबर चलाई कि दाऊद इब्राहिम को लेकर अफवाहें तेज़ चल रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि दाऊद एक लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुआ है। हालांकि सब कुछ अपुष्ट ही है। ध्यान रहे कि यह खबर उस वक्त आ रही है जब भारत के कई सारे दुश्मनों की देश की ज़मीन से बाहर हत्या हो रही है, और इन सभी हत्याओं का तरीका एक ही था, अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या की। इन मारे गए लोगों में पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भी थे और कनाडा में बैठे खालिस्तानी भी।
अब दाऊद पर आ रही खबरों को लेकर पाकिस्तान की सरकार या किसी भी एजेंसी की तरफ से पुष्टि का संकेत तो मिल नहीं रहा। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी भी एक्टिव हुए। वो दाऊद के भतीजे साजिद वागले और भांजे अली शाह पारकर से इस बात की जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि हुआ क्या। इस घटना की और सूचना में अब तक क्या जानकारी सामने आई है, क्या क्या पता चला है, जानने के लिए सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। तो देखिए, आपको बता दें कि एजेंसियां, मुंबई पुलिस और अन्य जो भी एजेंसी जैसे ईडी, एनआईए, जो भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने सूत्रों के तहत, इंटेलिजेंस सूत्रों के तहत पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। क्योंकि कुछ सूत्रों से तो ये पता चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज जरूर हुआ है, पर क्या उसे जहर दिया गया है या नहीं, क्या उसकी हालत इतनी खराब है कि वो क्रिटिकल है, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। पर ये कहा जा रहा है जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, जैसे कि कुछ लोग जो गैंग से जुड़े हुए थे पास में, जो लोग उनके साथ काम किया करते थे और वो लोग अब भी मुंबई में हैं, उन्हें हमने खुद कॉल किया, उन्होंने खुद हमें मैसेज कर भी ये बताया है कि उन्हें ये सुनने में आया है और सुनने में आने के बाद उन्होंने अन्य लोगों को कॉन्टेक्ट किया तो यही बताया गया कि एक अलग से चुप्पी साधी गई है, या बहुत जो कम्युनिकेशन हमेशा होता रहता था, एक तरीके से वो कम्युनिकेशन ही बंद हो गया है। बट अपने तरफ से वो लोग कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की, और उन्हें ये पता चल रहा है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उन्हें ये पता चल रहा है कि हॉस्पिटलाइज किया गया है। दाऊद इब्राहिम को हाइपरटेंशन और डायबिटीज की बीमारी है, उस वजह से वो 2 महीने पहले भी हॉस्पिटलाइज हुए थे, फिर घर आ गए थे, फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। उन्हें कराची के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रखा गया है, जहां पर उस पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया गया है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज उसे गार्ड कर रही है, किसी को अंदर आने जाने की, उस फ्लोर पर आने जाने की मंजूरी नहीं है। अब बात करते हैं दाऊद की। ये इंसान भारतीय एजेंसियों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इसको पकड़ना, इससे सारे राज निकलवाना क्यों ज़रूरी है। दिसंबर 1955 मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करने वाले इब्राहिम कास्कर को एक बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। ये कोंकणी मुस्लिम परिवार था जिसकी जड़ें संस्कृति में टिकी थी, लेकिन परिवार की ये नई पैदाइश पहचान बदलने वाली थी। दाऊद शुरुआती तालीम के बाद अपने टीन ईयर्स में आया, चोरी छिनैती जैसे काम करने लगा। फिर लोकल गुंडे बाशु दादा से इसकी मुलाकात हुई, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। फिर 70 के दशक में बनाया अपना गैंग डी कंपनी। इस गैंग में सबसे पहले शामिल किया अपने भाई शबीर इब्राहिम कास्कर को। फिर साथ मिला छोटा राजन नाम के गुंडे का। डी कंपनी का विस्तार होता गया। इस कंपनी के मत्थे फिरौती मांगना, फिरौती वसूलना, फिरौती न देने पर पीटना, हत्या कर देना, इसके साथ ही ड्रग्स जैसे धंधे करना, बॉलीवुड में तरह तरह से निवेश करने जैसा काम भी वो करता था। फिर आदेश में साल 1992 6 दिसंबर को कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। सबसे अधिक कत्लेआम मचा बॉम्बे में। जनवरी 1993 खत्म होते होते बॉम्बे में 900 लोगों की लाशें गिरी। मरने वालों में सबसे अधिक संख्या मुस्लिम समुदाय की थी। एक गुंडा अब मसीहा बनने की असफल कोशिश करने वाला था, यहाँ से एक मौका पकड़ के। दाऊद समर्थकों का यह दावा है कि मुसलमानों की हत्या का बदला लेने के लिए ही 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में 12 जगह बम धमाके किए गए। 250 से अधिक लोग मारे गए। कहा जाता है कि उस समय इन धमाकों के लिए विस्फोटक से लेकर लोगों तक सब कुछ के इंतजाम के लिए दाऊद ने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए थे। धमाकों की जांच शुरू हुई। पता चला कि असली मास्टरमाइंड तो दाऊद है। खोज की गई तो पता चला कि वो ब्लास्ट के तुरंत बाद अपने पूरे परिवार को लेकर दुबई चला गया है और अब बॉम्बे में बचे उसके कुछ इक्का दुक्का रिश्तेदार ही थे, जैसे बहन हसीना पारकर, भांजे और भतीजे। कुछ दिनों बाद एक और खबर आई, दाऊद दुबई से निकलकर अब कराची चला गया है और तब से लेकर अब तक वो कराची में ही रहता आया है। हम आपको बताते हैं कि वो कराची में कहाँ और कैसे रहता है। मकान नंबर 37, 30वीं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, क्लिफ्टन रोड, कराची, पाकिस्तान। इस पते पर पहुंचने का एक लैंडमार्क भी है सऊदी मस्जिद। अगर आप कराची की सऊदी मस्जिद पर पहुंच गए तो आपको 5 किलोमीटर चलना होगा। आपको एक वाइट हाउस दिखेगा। ये 5 बंगलों का एक परिसर है। 7 फुट ऊंची 4 दीवारी है। आसपास नारियल के लंबे पेड़ हैं ऊंचे। इस वाइट हाउस के आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी मिलेगी आपको। बहुत सारे हथियारबंद लोग मिलेंगे जो किसी बाहरी की जान फना कर देने को आमादा रहते हैं। इस वाइट हाउस के अंदर मिलता है हज़ारों का हत्यारा दाऊद इब्राहिम। इंडिया टुडे के संवाददाता
कसर अब्बास ने साल 2011 में एक दफ़ा इस व्हाइट हाउस का दौरा किया था। जब उन्होंने अपने कैमरे से इस कंपाउंड की कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की थी तो एक सुरक्षाकर्मी ने फ़ोटो खींचने से मना किया था, कैमरा छीना था और मेमोरी कार्ड निकाल कर ही वापस किया था। साल 2011 में ही दाऊद इब्राहिम से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई थी। पाकिस्तान में दाऊद का कोई नाम लेवा नहीं है, उससे वहाँ अब सुल्तान शाह के नाम से जाना जाता है। उसने एक व्यापारी का चोगा ओढ़ा हुआ है, लेकिन उसके भीतर का दाऊद अभी भी जिंदा है। तभी तो उसका नाम साल 2008 के मुंबई हमलों में फाइनेंसर के तौर पर ही आया। साल 2010 के पुण्यजमन बेकरी ब्लास्ट में भी नाम आया उसका, साथ ही नाम आया साल 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में भी। इन सारे कामों को दाऊद ने अंजाम दिया, कराची के इसी व्हाइट हाउस में बैठकर। दाऊद के भांजे अली शाह पारकर ने साल 2022 में NIA की पूछताछ में बताया था कि उसका मामा यानी दाऊद अपनी दूसरी पत्नी महजबीन के साथ इसी व्हाइट हाउस में रहता है, यहीं से ऑपरेशन प्लान करता है और अंजाम भी देता है। अब सवाल आता है कि दाऊद को पैसा कहाँ से मिलता है। दरअसल दाऊद ने पाकिस्तान में अरबों का कारोबार जमा लिया है। उसने जहाज़रानी उद्योग, एयरलाइंस और कपड़ों के कारखानों में निवेश कर रखा है। पाकिस्तान से बाहर भी उसने अपने हाथ पैर फैलाए हैं। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, दुबई, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अफ्रीका के कई देशों में वो एक्टिव है। दाऊद ने अरब देशों में बेनामी संपत्तियों में अकूत निवेश किया हुआ है, ऐसा भी कहा जाता है। साल 2018 में उसकी एक कॉल भी इंटरसेप्ट हुई थी जिसमें उसके काम धाम का कुछ खुलासा हुआ था। एक 2018 में कॉल इंटरसेप्ट किया गया था। आपको बता दें उसके बारे में कि दाऊद इब्राहिम का ये जो कॉल था, ये उन्होंने बड़ा सा एक एम्पायर सेट किया हुआ है और कराची में वो रहते हैं, क्लिफ्टन इलाके में रहते थे। अभी थोड़ा सा इन्होंने बताया कि जो अली शाह पारकर उनके भांजे हैं, उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताया कि वो अब डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। अब जो हमारी खबर थी 2018 की, उसमें ये एविडेंस मिला था कि कैसे दाऊद इब्राहिम अपना पूरा रियल एस्टेट का बिजनेस दुबई में चला रहा है और दुबई से ऑपरेट कर रहा है। और इसमें इस कॉल में जो इंटरसेप्ट की गई थी, वो उसके बिजनेस एजेंट को थी। यासिर नाम का उनका बिजनेस एजेंट था जो कि दुबई में बेस्ड था, और उससे बात करते समय बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने की थी उस बारे में पता चला। और ये कहा गया था कि परफेक्ट, इंशाअल्लाह मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। कोई डिमांड है बिल्डिंग के बारे में, दाऊद ने ऐसा कहा था जब उस कॉल पर, और वो उसमें बात कर रहा है अल हाइट्स नाम के एक बहुत ही प्रीमियम टावर है दुबई में, उस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा उससे जाहिर होता है कि वो बिल्डिंग उसी की इन्वेस्टमेंट से बनाई गई है। उसके परिवार के जो लोग मुंबई में रह गए वो भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, पैसे जोड़ते रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अभी भी उसके परिवार के इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो ये भी दावा करते रहते हैं कि उनके काम धाम और तमाम चीज़ों का दाऊद से कोई लेना देना है नहीं। दाऊद की भारत में और ख़ासकर मुंबई में और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में प्रॉपर्टीज़ भी हैं। भारतीय एजेंसियां समय समय पर ऐसी कई संपत्तियों की नीलामी करती रहती हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि दाऊद के पास ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो किसी और के नाम से ले ली गईं, बस दाऊद ने पैसा लगाया। इन संपत्तियों के ब्यौरे सामने नहीं आ सके हैं और ये ब्यौरे निकालना भी मुश्किल है, लिहाजा दाऊद के भारत के साम्राज्य पर एक डेंट ही लगाया जा सका है, छोटा हिस्सा ही सीज किया जा सका है। प्लानिंग और बिजनेस मोड पर सुनिए एक्सपर्ट्स को। दाऊद इब्राहिम की एक तो जिस तरीके से ओडी कंपनी उसने नाम रखा, पहले एक गुंडा, एक डॉन, कभी किसी ने सोचा नहीं था कुछ साल पहले तक कि कोई कंपनी भी होगी। दाऊद इब्राहिम ने अपने नाम के डी से डी कंपनी की शुरुआत की और फिर उसको CEO का भी खिताब मिला। उसने सिर्फ अपना बिजनेस यही मारपीट या गुंडागर्दी वसूली तक नहीं रखी जो शुरुआती था उसका, बाद में फिर वो सट्टे में घुसा, फिर बाकी चीज़ें हुई। लेकिन जिस तरीके से उसके सारा एम्पायर बढ़ता गया उसकी वजह ये थी कि वो फिर आया प्रॉपर्टी के धंधे में, रियल एस्टेट के धंधे में, गोल्ड के धंधे में, ऐसे तमाम, चाहे साउथ अफ्रीका हो, मलेशिया हो, UAE हो, और भी ऐसे कंट्री, कपड़ों के धंधे में, शोरूम के धंधे में। आज एक 2015 में एक फोर्ब्स की लिस्ट आई थी जिसमें यह था कि दाऊद इब्राहिम उस वक्त 15 की बात कर रहा हूँ 55,000 करोड़ का मालिक है।
पाकिस्तान में मौजूद हमारे कुछ पत्रकार साथी बताते हैं कि अगर दाऊद पर सच में हमला हो गया और यदि वो मारा भी गया तो भी पाकिस्तान की सरकार इस पर सीधे कोई बयान जारी नहीं करेगी, करने से बचेगी, क्योंकि ये बयान जारी करते ही दाऊद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादियों के बीच का नेक्सस सामने ले आएगा। यानी एक सीधा सवाल अब उठता है कि अगर कभी दाऊद पर हमला हुआ या उसकी किसी वजह से मौत हुई तो सरकारों और मीडिया के पास पुष्टि कैसे आएगी? जवाब है डोंगरी में मौजूद एक मस्जिद से जुड़ा हुआ। सुनिए देवेश सिंह को। इस्लाम में एक रूल होता है जिसके तहत कोई किसी की मृत्यु अगर होती है या किसी की मौत होती है तो सलातल जनाजा की नमाज पढ़ी जाती है। तो सलातल जनाजा की जो नमाज होगी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम डोंगरी इलाके से हैं, पाकमोलिया स्ट्रीट इलाके से हैं, वो जिस मस्जिद में जाते हैं, उनका परिवार जिस मस्जिद में जाता है, वहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो नेबर्स हैं, जो जान पहचान के लोग हैं, अभी भी उनके संपर्क में हैं। बहुत से लोग उन्हें मानते भी हैं, बहुत से लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी रहते हैं और उनकी एक तरीके से कहा जाए तो वो उस एरिया में, उस इलाके में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो उन्हें एक कम्युनिटी के लीडर के तौर पर भी मानते हैं। तो जब अगर उनकी मौत होगी तो सलातल जनाजा का नमाज जरूर पढ़ा जाएगा। जो मैयत के बाद जो नमाज होती है वो पढ़ी जाएगी और वो नमाज अगर पढ़ ली गई तो वो तो पब्लिक प्रेजेंस में होगी, तो वो अगर पता चल जाता है तो वो एक पुख्ता सबूत होगा, पुख्ता इंफॉर्मेशन होगी कि कम्युनिटी को पता चल गया है, इसीलिए सलातल जनाजा की नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब दाऊद के कत्ल की कोशिश हुई हो, या कम से कम कहा जा रहा है कि ऐसी कोशिश हुई है। समय समय पर उसे मारने की प्लानिंग की गई है। कभी अशरफ और सपना दीदी नाम की एक महिला डॉन ने उसे मारने के लिए प्लान बनाया। क्रिकेट स्टेडियम में मारने की जगह मुकर्रर हुई थी, लेकिन ये प्लान दाऊद के सामने आ गया और उसने सपना की चाकुओं से गोद कर हत्या करवा दी। दाऊद के पुराने सहयोगी रहे छोटा राजन ने भी अलग होकर उसे मारने की साजिश रची, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कई बार उसके कत्ल की कोशिश होने, कत्ल की अफवाह उड़ने की खबरें आती रहती है। कई बार कहा जाता है कि ये खबरें ISI खुद प्लांट करवाती है। ऐसी कोशिशों और ऐसी खबरों के प्लांट होने की कोशिशों पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, अब आप वो सुनिए। कई बार होता है कई खबरों को दबाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए, क्योंकि जैसे इस खबर की जो जड़ है वो ये है कि पाकिस्तान में इंटरनेट इसलिए बंद हुआ कि इमरान खान की जो पार्टी है उसकी कोई बहुत बड़ा आयोजन था या रैली थी, धरना प्रदर्शन था पाकिस्तान में, तो अचानक इंटरनेट सेवा बंद हुई। उस इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से इस र्यूमर को अफवाह मिली, अब पता नहीं र्यूमर है या सच्चाई है। तो बहुत मुमकिन है कि एक तरफ से आप ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो कश्मीर का राग लाते हैं या फिर आपके ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है इस पर खामोश है। सोशल मीडिया में कुछ बातें चल रही हैं लेकिन मीडिया खामोश है, क्योंकि सेंसरशिप है, वहाँ पे मीडिया बहुत आज़ाद है। लेकिन जब दाऊद की बात आती है, कोई भी चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, वो कभी भी ये नहीं कहते कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में। याद कीजिएगा 26/11 के जब कसाब की बात आई थी तब पाकिस्तानी मीडिया ने कसाब का गाँव ढूंढ निकाला था और कहा था यहाँ कसाब का ये बाप का इंटरव्यू तक दिखा दिया। लेकिन दाऊद की जब बात आती है तो वही पाकिस्तानी मीडिया अपने होठ को सिल लेती। साफ है कि दाऊद भारत में कई सारे अपराधों को लेकर वांछित है, लेकिन वो 3 दशकों से कराची में आराम तलब जिंदगी बिता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार दाऊद और उसके गैंग के सिंडिकेट के कितने करीब पहुंच पाई है। देखिए, मुझे लगता है सबसे करीब 2005 में हम पहुंचे थे, जब दाऊद की बेटी की शादी दुबई में थी, जावेद मिरात के बेटे के साथ। लेकिन वो हमारी एजेंसियों की आपसी ट्यूनिंग ना होने की वजह से नाकाम हो गई। उसके बाद भी कई कोशिशें हुई जो सामने नहीं आई, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता। आजकल जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है उससे भी ईडी कंपनी और दाऊद डरा हुआ है। कोशिश जारी रहती है, सब मिशन ऑपरेशन खुफिया चलते रहते हैं, लेकिन हाँ, कब कब क्या क्या नाकाम रहे, कितने करीब पहुँचे, कितने दूर गए, ये कहानियाँ पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। इस खबर को लेकर एक ज़रूरी अपडेट इंडिया टुडे के अरविंद ओझा और अंकित कुमार की रिपोर्ट में भी है। उन्होंने इंटेल सोर्सेस के हवाले से दावा किया है कि दाऊद पर न कोई हमला हुआ है, न उसे जहर दिया गया और ना ही वो मरा है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, इसके सारे एंगल्स को हम टटोलते रहेंगे। इसी नोट के साथ इस एपिसोड को हम कंक्लूड कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।